गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एनसीईआरटी से। सबसे पहले गिवन है इसकी डेफिनेशन, जो कि एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछी जाती है, लेकिन हम यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं इसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम उस एनर्जी को स्टडी करते हैं जो कि एक केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस हुई है। और कौन सी केमिकल रिएक्शन? स्पॉन्टेनियस। इसमें जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी में, उसी के बारे में वही प्रोसेस हमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वी हैव गिवन द डेफिनेशन हेयर। इसे डेनियल सेल भी कहा जाता है। डेफिनेशन आपकी शुरू होगी यहाँ से। द सेल कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी लिबरेटेड। यहाँ से शुरू करेंगे। वो सेल जो केमिकल एनर्जी, कौन सी केमिकल एनर्जी? जो लिबरेट यानी प्रोड्यूस हुई है किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान। जैसे ये एक रिडॉक्स रिएक्शन थी, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। और ये केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उन्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। इसकी एक पिक्चर हमें यहाँ पर गिवन है। एक बार हम थोड़ा सा थ्योरी की तरफ ध्यान देते हैं, फिर पिक्चर पर आते हैं, डायग्राम पर। अब इस सेल, जो ये पर्टिकुलर सेल हमें यहाँ पर गिवन है, इसका वोल्टेज कितना होता है? 1.1 वोल्ट। Concentration of Zn2 positive ion and Cu2 positive ion is unity। इनकी कॉन्सेंट्रेशन, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हम यूनिटी लेकर चलते हैं, यानी 1 मोल लेकर चलते हैं। इस डिवाइस को हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। बेटा, जिनकी वोल्टेज 1.1 वोल्ट होती है उन्हीं को गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल कहा जाता है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं। 2 कंटेनर आपने लेने हैं यहाँ पर। एक में ZnSO4 का सॉल्यूशन यानी जिंक सॉल्ट, दूसरे में कॉपर सल्फेट यानी कॉपर का कोई भी सॉल्ट। जिंक का जो भी बीकर है उसमें जिंक की ही इलेक्ट्रोड जाएगी, कॉपर का जो बीकर है उसमें कॉपर की इलेक्ट्रोड जाएगी। दोनों को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। बीच में हम कोई एममीटर या वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर यूज़ कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर हालांकि बहुत स्मॉल करंट्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पर हम एममीटर या वोल्टमीटर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दिस इज़ अ ग्लास ट्यूब ऑफ यू शेप्ड नोन एज सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है। अब देखिए, इफ़ एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड इन द गैल्वेनिक सेल एंड इंक्रीज्ड स्लोली। अब ये हमारा सेल था, यहाँ पर हो क्या रहा था? रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी। कैसे हो रही थी? कि यहाँ पर जिंक क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। सी, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिए। वही 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेता है? कॉपर। कॉपर Cu2 पॉजिटिव से Cu में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। ओवरऑल क्या है? ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब यहाँ तक हमारे पास केमिकल एनर्जी थी। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही थी? इलेक्ट्रिकल में। लेकिन क्या हो अगर हम एक एक्सटर्नल पोटेंशियल यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं? एनी सेल और बैटरी इफ कनेक्टेड टू दिस, तो अब क्या होगा? और लगातार उसको इंक्रीज करते रहें पोटेंशियल को, then we find that reaction continues to take place till the opposing voltage reaches the value 1.1 volt। रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक कि जो हमने अपोजिंग फोर्स यानी जो एक्सटर्नल जो वोल्टेज अप्लाई किया है उसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट तक नहीं हो जाती। जब 1.1 वोल्ट आ जाती है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। नो करंट फ्लोज। इस सिचुएशन में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। एनी फर्दर इंक्रीज इन एक्सटर्नल पोटेंशियल, अगर इससे भी ऊपर आप एक्सटर्नल पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन।
नाउ दिस सेल हैज़ बिकम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। पहले ये कौन सा सेल था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये कौन सा सेल बन गया है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आप जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं वो कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, और पहले क्या हो रहा था? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये हमारा सिनेरियो है। यहाँ पर ये हमने सेल यहाँ पर रखा था। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल लेस देन 1.1 वोल्ट है तो कोई इशू नहीं है। अगर इक्वल टू 1.1 वोल्ट है तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। अगर ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट है तो चीज़ें सारी क्या हो जाएंगी? रिवर्स। अब ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिवर्स होंगी? आपको सारे केसेस इजीली गिवन है। यहाँ पर देखिए, अगर हमारा जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट से कम होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की फ़्लो का डायरेक्शन रहेगा जिंक से कॉपर की तरफ। अब जिस डायरेक्शन में बेटा इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, करंट हमेशा उससे क्या करता है? अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो जिंक से कॉपर जा रहे थे हमारे इलेक्ट्रॉन, करंट जाएगा कॉपर टू जिंक। जिंक डिजॉल्व्स एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। जिंक से इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जा रहे हैं ना, तो जिंक की जो रोड है वो क्या हो जा रही है? कम कम होती चली जा रही है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलते जा रहे हैं तो ये रॉड की वैल्यू क्या हो जा रही है? बढ़ती चली जा रही है। वैल्यू नहीं, आई थिंक कॉपर जो है इस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। लेकिन सेकंड केस हमारा क्या है कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट ही है तब क्या होगा? नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट। ना तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना करंट आएगा। नो केमिकल रिएक्शन, कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही है, तो यहाँ पर फिर हम रोड्स की भी बात नहीं करेंगे। थर्ड केस क्या था हमारा? जब एक्सटर्नल पोटेंशियल को 1.1 वोल्ट से ज़्यादा कर दिया जाता है तो इन दिस केस इलेक्ट्रॉन रिवर्स डायरेक्शन में फ़्लो करेंगे। पहले बताइए कौन सी डायरेक्शन में जा रहे थे? जिंक टू कॉपर। अब जाएंगे बेटा कॉपर टू जिंक। करंट जिंक टू कॉपर, करंट हमेशा रिवर्स पाथ फॉलो करता है। जिंक इज़ डिपॉजिटेड। अब सब कुछ उल्टा हो जाएगा। पहले जिंक घट रहा था, अब जिंक पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा? डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब नेक्स्ट टॉपिक इज गैल्वेनिक सेल। जो गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल मैंने आपको बताया था जिसमें वोल्टेज 1.1 वोल्ट ही रहती है, अब एक बार उसको डिस्कस करते हैं कंप्लीटली। अ गैल्वेनिक सेल, यहाँ पर आ गई आपकी डेफिनेशन। अ गैल्वेनिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो किसी रिडॉक्स रिएक्शन में प्रोड्यूस होने वाली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। अच्छा जी, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जो खुद ब खुद होती रहे, कोई एक्सटर्नल आपको एनर्जी ना प्रोवाइड करानी पड़े, कोई फोर्स ना लगाना पड़े, कोई वोल्टेज ना देनी पड़े रिएक्शन कराने के लिए। ऐसे रिएक्शन, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं स्पॉन्टेनियस। तो जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जब वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाती है, तो ऐसे सेल को हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। In this device, Gibbs free energy of the spontaneous redox reaction is converted into electrical work done. बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है वो कैसे हो रही है? क्योंकि यहाँ पर जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल वर्क डन में। इट मे बी यूज्ड फॉर रनिंग अ मोटर और अदर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लाइक हीटर, फैन, गीज़र। अब ये सेल को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो सेल में रिएक्शन क्या क्या होती हैं? अभी हमने पीछे देखा था, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन, और कॉपर के साथ रिडक्शन। अब हमने दोनों रिएक्शन को अलग अलग से देखा। जिंक ने क्या किया था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहेंगे उसको। कॉपर ने किया था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हाफ सेल कहेंगे। दीज रिएक्शन अकर्स इन टू डिफरेंट पोर्शन ऑफ डेनियल सेल। अब ये दोनों रिएक्शन अलग अलग बीकर्स में होती हैं। द रिडक्शन हाफ सेल अकर ऑन द कॉपर साइड। अब इसमें यही चीज़ को बताया गया है कि कॉपर पर रिडक्शन होता है, जिंक पर ऑक्सीडेशन होता है। तो ये एक रेडॉक्स कपल बन जाएगा दोनों बीकर्स को मिला करके। वी कैन कंस्ट्रक्ट इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ गैल्वेनिक सेल ऑन द पैटर्न ऑफ डेनियल सेल। अब ऐसे ही हम अगर जिंक को किसी और मेटल से रिप्लेस कर दें, कॉपर को किसी दूसरे से, तो आपके पास एक नंबर ऑफ
सेल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं इसी टाइप के, ये बात हमें यहाँ पर बताई गई है। द टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड बाय अ मेटालिक वायर थ्रू अ वोल्टमीटर एंड अ स्विच एक्सटर्नली। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम को एक्सप्लेन करते टाइम बताया था कि दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम एक वायर के ज़रिए कनेक्ट करते हैं, बीच में वोल्टमीटर या फिर एमीटर लगाया जाता है। सॉल्यूशन को हम कनेक्ट करेंगे सॉल्ट ब्रिज से। Sometimes both the electrodes dip in the same electrolyte solution and in such case we do not require a salt bridge. कई बार क्या होता है कि एक ही बीकर में रिएक्शन हो रही होती है तो वहाँ पर हमें सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं होती, बट यहाँ पर तो पड़ेगी इस पर्टिकुलर सेल में। एट ईच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस देयर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ मेटल आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन टू डिपॉजिट ऑन द मेटल इलेक्ट्रोड। जैसे हमने कॉपर के इलेक्ट्रोड को कॉपर में ही डिप किया हुआ है तो देयर इज़ अ चांस कि जो कॉपर सॉल्यूशन के जो आयंस है वो कहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएं, रोड पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएं। उनकी ये टेंडेंसी होती है, उनके पास ये एबिलिटी होती है टू गो इनटू द सॉल्यूशन, और रोड से निकल कर वो सॉल्यूशन में भी जा सकते हैं। क्लियर? सो यहाँ पर देखिए अब आपके पास डेफिनेशन आ जाती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? यहाँ से शुरू करेंगे। A potential difference develops between the electrode and the electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट कौन है? जैसे कॉपर की आपने रोड ली है तो वो इलेक्ट्रोड है, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट है। तो उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। When the concentrations of all the species involved in a half cell is unity, जब जो भी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कॉपर सल्फेट है चाहे वो जिंक सल्फेट है, जब सबकी कंसंट्रेशन यूनिटी ले ली जाए यानी 1 मोल ले ली जाए तब हम इस पोटेंशियल को कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि अब हमने चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है। अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर नाउ कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम इन्हें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, जिसमें से एक जो सेल होता है जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहा जाता है। ऑब्वियसली जहाँ रिडक्शन होगा उसे क्या कहा जाएगा? कैथोड। एंड इट हैज़ पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। बेटा एनोड पर होता है नेगेटिव पोटेंशियल यानी नेगेटिव चार्ज, कैथोड पर होता है पॉजिटिव पोटेंशियल। दस देयर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो दोनों के बीच में एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया। तो इसी डिफरेंस को आप क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस। एज सुन एज द स्विच इज इन द ऑन पोजिशन द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जिंक से कॉपर जा रहे थे, और जिंक नेगेटिव है आपका और कॉपर क्या है? पॉजिटिव। ये एनोड है, ये कैथोड है। क्लियर? अनायन से याद रहेगा नेगेटिव, ए फॉर एनोड, ए फॉर अनायन नेगेटिव, सी से कैटायन, सी से कैथोड पॉजिटिव। क्लियर? और सी से कॉपर भी तो है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव गिवन, जी, the potential difference between the two electrodes of a galvanic cell is called cell potential। ये आ गई हमारे पास सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन। सेल पोटेंशियल क्या होता है? जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं कैथोड और एनोड, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेल पोटेंशियल कहा जाएगा, और सेल पोटेंशियल को हमेशा वोल्ट्स में मेजर करेंगे। द सेल पोटेंशियल इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बेटा एक पे रिडक्शन हो रहा है, एक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली कैथोड और एनोड के बीच का डिफरेंस। इट इज़ कॉल्ड द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये जो सेल पोटेंशियल है इसे हम शॉर्ट फॉर्म में सेल EMF भी कह देते हैं। EMF स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। और कब?
when no current is drawn through the cell। अब जैसे यही आपके पास एक MCQ की फॉर्म में आ गया, ये पूरी स्टेटमेंट आपको दे रखी है, नीचे ऑप्शन में दे देंगे व्हाट इज़ इट कॉल्ड, अ सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर इस तरह के ऑप्शंस आपके पास आ गए। तो यहीं से एक्सट्रैक्ट होती हैं चीज़ें इसी तरीके से। इट इज़ नाउ एन एक्सेप्टेड convention that we can keep the anode on the left and the cathode on the right। हमेशा से जब भी ये सेल डेवलप होता है, बनाया जाता है, तो एनोड को रखा जाता है कहाँ पर, लेफ़्ट में, और कैथोड को राइट में। मतलब ये हमारे लिए ना एक कन्वेंशन हो गया है, ये हमारे लिए इजी चीज़ हो गई है, ऐसे ही करना हमें अच्छा लग रहा है। तो हम जो भी सेल होगा उसको राइट माइनस लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बजाय कि कैथोड एनोड के। हमेशा कैथोड एनोड नहीं लिखेंगे। जैसे अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर उससे पहले सॉल्ट ब्रिज का भी जिक्र है कि सॉल्ट ब्रिज किस लिए ऐड किया जाता है। सॉल्ट ब्रिज होता है बेटा कि आपके जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, यानी बहुत ज़्यादा आयंस उसके अंदर से अगर चले गए हैं तो वो उसमें आयंस प्रोवाइड कर सकता है, और आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाए। आउटर सर्किट कंप्लीट होता है वायर से, इनर सर्किट कंप्लीट करता है सॉल्ट ब्रिज। तो EMF ऑफ अ सेल कैसे निकालेंगे आप, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अच्छा जी, राइट पे कौन था, कैथोड था, लेफ्ट पे कौन था, एनोड था। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड भी लिखा जा सकता है इसे। जैसे यहाँ पर आ जाता है एक अच्छा सा एग्जाम्पल, आपके पास कोई सेल है जो कॉपर और सिल्वर का है, तो यहाँ पर इक्वेशन से हमें ये पता चल गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन यहाँ पर हो रहा है। खैर अभी हमें इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं है। कैथोड वाली रिएक्शन हो गई ये, जहाँ पर क्या हो रहा था, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड हो गया जी कॉपर के साथ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए प्रेजेंटेशन ऑफ सेल। देखिए प्रेजेंट कैसे करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। आप सबसे पहले रखेंगे कॉपर, फिर आ जाता है बीच में एक ये स्लैश, देन आयंस को रखेंगे, फिर बीच में ये जो दो आपको दिखाई दे रही है वर्टिकल लाइंस, दीज आर यूज्ड फॉर द सॉल्ट ब्रिज। ये ध्यान रखना है आपको, सॉल्ट ब्रिज के दोनों तरफ आयंस को लिखा जाता है और इससे दूर लिखा जाता है इलेक्ट्रोड्स को। जो बिना चार्ज के गिवन है वो इलेक्ट्रोड्स हैं, जो चार्ज के साथ गिवन है वो क्या है, आयंस हैं। आयंस रहेंगे सॉल्ट ब्रिज के पास और इलेक्ट्रोड्स रहेंगे सॉल्ट ब्रिज से दूर। सो वी हैव सेल ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट में कौन है, सिल्वर है, लेफ्ट में कौन है, कॉपर है। तो अगर आपको इनकी वैल्यूज़ पता हो तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। एनीवे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, इसको मापा कैसे जाए किसी भी सेल के लिए। The potential of individual half cell cannot be measured। अब जैसे यही एक सेल था कॉपर और सिल्वर से बना हुआ, अब अगर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम निकाल तो सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए अकेले सिल्वर की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास, अकेले कॉपर की होनी चाहिए, सेल की तो आ जाएगी। तो अगर हमें कैथोड एनोड को साथ ना लेकर चलना, हमें सिर्फ कैथोड वाले ए की वैल्यू चाहिए या एनोड की चाहिए या सिर्फ रिडक्शन हाफ पोटेंशियल की चाहिए या सिर्फ ऑक्सीडेशन के लिए चाहिए, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। If we arbitrarily choose the potential of one electrode, then that of the other, it can be determined with respect to this. According to a convention, a half cell called स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक हाफ सेल तैयार किया हमने जिसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको शॉर्ट फॉर्म में SHE भी लिख देते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। रिप्रेजेंटेड बाय, अब इसकी प्रेजेंटेशन क्या है, प्लैटिनम है, फिर हाइड्रोजन है, फिर आयंस है, इज असाइंड अ ज़ीरो पोटेंशियल। इसका खुद का पोटेंशियल ज़ीरो होता है हर एक टेम्परेचर पे कॉरस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन। अब ये रिएक्शन इसमें होती है, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर लेता है। अभी जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसमें होता क्या क्या है, एक प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड होती है, सी देयर इज़ अ इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड है,
कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक, इसके ऊपर कोटिंग की जाती है प्लैटिनम ब्लैक की। द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। देखिए आपको H पॉजिटिव आयंस तो चाहिए है ना, तो उसके लिए इसको किस में डिप करेंगे, एक एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे, क्योंकि एसिड ही हमें H पॉजिटिव आयंस देते हैं। एंड प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू इट। अब क्योंकि H पॉजिटिव को H2 में भी कन्वर्ट होना है, जैसे कॉपर की रोड को Cu2 पॉजिटिव आयंस में ही डिप किया जाता था, वैसे ही अब यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को बबल्स की फॉर्म में इनलेट करवा देंगे, अंदर जाने देंगे। अब क्या होगा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज मेंटेन्ड एट यूनिटी। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को हमने यूनिटी ही रखा है। This implies that pressure of hydrogen gas is 1 bar and concentration of hydrogen ion is 1 molar। जो गैस हमने यहाँ से इनलेट कराई है वो उसका प्रेशर है 1 बार, और जो चीज़ें हमने यहाँ पर रखी थी, क्या रखा था, एसिडिक सॉल्यूशन, उसकी कंसंट्रेशन रहेगी 1 मोलर। तो चीज़ें हो गई, यूनिटी मेंटेन्ड, यानी कि स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया है। अब देखिए आगे क्या है, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर यहाँ पर कंसीडर कर लिया है, तो ये कंस्ट्रक्ट हो गया हमारा एक हाफ सेल। अब इस सेल को हम एज अ कैथोड भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ एनोड भी यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज कैथोड और एनोड बोथ। रिडक्शन हाफ भी बन सकता है ये, ऑक्सीडेशन हाफ भी बन सकता है। इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द स्पीशीज इन द राइट हैंड हाफ सेल्स आर यूनिटी, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा क्या बन जाता है। देखिए स्टैंडर्ड आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब अगर मान लो मैं इसको लेफ़्ट में प्लेस करती हूँ, तो लेफ़्ट वाले की वैल्यू क्या आ गई, 0। दैट मीन्स जो टोटल सेल का पोटेंशियल है, टोटल सेल का पोटेंशियल आप कैसे मेजर करेंगे जी, वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे, क्योंकि हमने उसको भी तो कनेक्ट किया है। तो वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग्स आएंगी वो आ जाएगा हमारा टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक का हो गया 0, तो जितना ये है वो इसका मतलब किसका है, जो दूसरा हमने कॉरस्पॉन्डिंग यूज़ किया था। लाइक अगर हमने यहाँ पर यूज़ किया था कॉपर, तो हमारे पास कॉपर की वैल्यू आ जाएगी। जिंक यूज़ किया होता तो जिंक की आ जाती, सिल्वर यूज़ किया होता तो सिल्वर की आ जाती। क्लियर है। ये फिर से प्रेजेंटेशन हाफ तो हमने की थी, दूसरा मान के चलिए अगर इसके साथ हमने कॉपर लिया था, तो बाकी की प्रेजेंटेशन कौन कंप्लीट करेगा, कॉपर कंप्लीट करेगा। सिमिलरली अगर जिंक लेते हैं तो जिंक हो जाता है यहाँ पर। तो ये ही चीज़ें हमारी यहाँ पर दे रखी हैं रिपीटेड फॉर्म में। क्लियर है। गोल्ड, या यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आप प्लैटिनम ही यूज़ क्यों करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, समटाइम्स मेटल्स लाइक प्लैटिनम और गोल्ड आर यूज्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। They do not participate in the reaction but provide their surface for oxidation or reduction reaction and for the conduction of electrons। अगर आपसे कोई पूछ ले कि SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम प्लैटिनम को ही क्यों यूज़ करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ नोबल मेटल्स यूज़ किए जाते हैं जो इनर्ट होते हैं। इनर्ट यानी जो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपको सरफेस प्रोवाइड कराएंगे। एक सरफेस है, एक आपको कहते हैं ना, एक एरिया मिल गया है जहाँ पर कोई रिएक्शन होने के लिए आयंस को, मॉलिक्यूल्स को जगह चाहिए थी, बस वो जगह प्रोवाइड कराने के लिए मेटल की सरफेस है, ये खुद इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, हमारे नेक्स्ट पेज पर गिवन है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में ही कुछ चीज़ें हैं, जिसमें से मैं आपको मेन लाइन जो है वो हाईलाइट कराऊंगी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन एक्सट्रैक्ट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैम। द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर सम सिलेक्टेड हाफ सेल रिडक्शन आर गिवन इन द टेबल। अब यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस ही बताई गई है कि ये जो है यूज़ किया जाता है किसी दूसरे का पोटेंशियल पता करने के लिए, और ऐसे कर करके हमने एक पूरी टेबल तैयार कर ली है इसकी हेल्प से। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, देखिए, लाइक लिथियम हैज़ द लोवेस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंडिकेटिंग दैट लिथियम आयन इज़ द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
लिथियम का पोटेंशियल सबसे कम है, इसीलिए वो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। और बेटा जो जितना लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो उतना ही क्या होगा, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, एंड वाइस वर्सा। कोई जितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो उतना ही वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एम आई क्लियर? इफ़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, अब यहाँ पर एक चीज़ और है, इफ़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड is negative, then hydrogen gas is more stable than the reduced form। अगर नेगेटिव में वैल्यू आती है दैट मीन्स वो हाइड्रोजन गैस को ज़्यादा स्टेबल कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन गैस उससे ज़्यादा स्टेबल है उस पर्टिकुलर स्पीशीज से। इफ़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर उसका पोटेंशियल ज़ीरो से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब वो उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल रहेगा। जैसे आप मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेक करेंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू में रहेंगे। नेगेटिव का मतलब ये है कि वो उनकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ज़्यादा सूटेबल हैं। बट जैसे कॉपर है, कॉपर की वैल्यू आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, मतलब वो उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है। तो एक नज़र डाल लेते हैं हम हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टेबल पर। देखिए ये रही टेबल हमारी, एंड दिस इज़ द वैल्यूज़। यू कैन सी ये वाले जो हैं ये इनके रिडक्शन वाली फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, ये जो हैं वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। बीच में आ जाता है हमारा हाइड्रोजन जो कि वैल्यू क्या है इसकी, ज़ीरो है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? तो दिस इज़ द टेबल। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास नर्न्स्ट इक्वेशन। वी हैव अज्यूम्ड इन द प्रीवियस सेक्शन कि जो भी आयंस हम देखते हैं, हमने आयंस और इलेक्ट्रोड को यूनिटी लिया होता है, लेकिन नर्न्स्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि अगर चीज़ें यूनिटी ना हो तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन आप लेकर चल रहे हैं बीकर में, अगर उसकी कुछ वैल्यू हुई हो तो तब आप सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तब हम उसको कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन विच इज़ नोन एज नर्न्स्ट इक्वेशन। तो नर्न्स्ट ने इक्वेशन क्या दी है बेटा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कि किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, ई नॉट ऑफ द सेल यानी सेल पोटेंशियल की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस आर टी ओवर एन एफ, एल एन का मतलब है यहाँ पर लॉगरिथम, एम ओवर एम एन पॉजिटिव, एम यानी इलेक्ट्रोड की वैल्यू, एम एन पॉजिटिव यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस। ठीक, तो देखिए ये अब यहाँ पर एम की जगह पर हमने 1 लिया है क्योंकि इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करना इज़ नॉट पॉसिबल, तो हम उसको तो यूनिटी ही लेकर चलेंगे, लेकिन सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, उसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, तो बस उसका निकालने के लिए हम यहाँ पर रखते हैं इसको। अब यहाँ पर जो बाकी चीज़ें उनसे उनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आर गैस कांस्टेंट होता है, टी इज़ टेम्परेचर, एन इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड, कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है, एंड एफ इज़ फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 96487 कूलम पर मोल। वैसे आपको याद कर लेनी है, लेकिन ये जब भी क्वेश्चंस गिवन होते हैं तो उनमें ये वैल्यूज़ दी हुई होती हैं ऑलरेडी। ये थी हमारी टेबल जिसको हम पहले ही देख चुके हैं। तो टेबल के बाद आ जाते हैं हम वापस से नर्न्स्ट इक्वेशन पर। तो अगर इस नर्न्स्ट इक्वेशन को एक बार हमारे डेनियल सेल पर अप्लाई करके देखा जाए तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, Cu2 पॉजिटिव है, उसके लिए अगर निकालेंगे तो कंसंट्रेशन आ जाएगी Cu की। कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ था, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। ऐसे ही हमने जिंक के लिए इक्वेशन लिख ली है। अब हमारे पास सेल पोटेंशियल होता क्या है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो ये रख दीजिए कैथोड की वैल्यू, ये हो गई एनोड की वैल्यू। दोनों में जो कॉमन चीज़ें हैं उनको निकाल लिया हमने यहाँ पर। अंदर क्या बच गया, लॉगरिथम 1/Cu2 पॉजिटिव माइनस लॉगरिथम 1/Zn2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर लॉगरिथम की हमने प्रॉपर्टी लगा दी है, लॉगरिथम a माइनस बी क्या होता है, लॉगरिथम a माइनस लॉगरिथम b को आप क्या लिख सकते हैं, लॉगरिथम a अपॉन b, मतलब डिवाइड में लिख सकते हैं। a अपॉन b लिखेंगे, अब ये a है, ये अपॉन b है, तो जिंक कुल मिलाकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये आ गया Zn2 पॉजिटिव, नीचे आ गया Cu2 पॉजिटिव। तो ये बन जाती है हमारी कंप्लीट इक्वेशन फॉर द डेनियल सेल।
अब यहाँ पर ना ये RT2F काफ़ी बड़ा सा दिख रहे थे और इनकी वैल्यूज़ थी, फिर उनको सॉल्व करना पड़ता हमें, तो चीज़ें वैसे भी सारी स्टैंडर्ड जा रही हैं, तो सबकी वैल्यूज़ रखने के बाद, सॉल्व करने के बाद थोड़े से छोटी हो जाती है इक्वेशन 0.059 बाय 2, मतलब n यानी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पर। R और T की और F की वैल्यू रख के हमने सॉल्व करके जो आया है वो ये है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है, तो उसके लिए ये नर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ये आप खुद रख के देखेंगे कि ये कैसे आया है। क्लियर? यहाँ पर देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन गिवन है हमें नर्स्ट इक्वेशन पर। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अब ये सेल हमको गिवन है, इनके साथ में कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट इट्स ई सेल। अगर ए नॉट सेल हमें 3.17 वोल्ट गिवन है, तो ई सेल क्या होगा, ए नॉट ऑफ सेल माइनस RT/2F लॉगरिथम और वही हमारी कंसंट्रेशन। अब देखिए 3.17 हमने वैल्यू पुट कर दी, इसको हमने सॉल्व करके क्या लिखा था 0.059। इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, सी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 2 रख दी वैल्यू, लॉगरिथम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स रख दी और सॉल्व कर लिया। क्लियर है? एलन को कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथम बेस 10 में, ये भी कन्वर्ट करने के बाद ही ये वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ तक हम पढ़ रहे हैं आज। 30 मिनट में हम करीब नर्स्ट इक्वेशन तक कर चुके हैं। बाकी का बचा हुआ चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।